अब देखो दूसरा एक ये पूछा जा सकता है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, 2023 का डिजिटल इंडिया एक्ट क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो अब क्या है ना कि ये आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस करने जा रहा है, ठीक है। तो पहला लाइन यही देना है हमको। और ये क्या करेगा कि जो अभी इवॉल्विंग लैंडस्केप है, डिजिटल लैंडस्केप है, उसके लाइन में इंडिया का डिजिटल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर, ठीक है। तो भारत के जो नियामक परिदृश्य है उसको 21वीं सदी के डिजिटल क्रांति के अनुरूप लाने का प्रयास करते हैं। तुमको आगे देखते हैं क्यों लाने की जरूरत है, क्योंकि 2000 से 2021 के बीच में डिजिटल लैंडस्केप पूरी की पूरी तरीके से बदल चुका है। थ्रेट्स भी बढ़े हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज बदले भी हैं। तो हमको उस चीज का ध्यान रखना है। नेचर ऑफ इंटरनेट यूजेस बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, और जो इंटरनेट का क्राउड था, अब वो देखो यूजर बेस अभी 850 मिलियन इंडिया का है, इंटरनेट जो यूज करता है। उस समय कुछ लाख लोग थे, तो अभी करोड़ों में मतलब 85 करोड़ इंटरनेट यूजर है। तो हमको उस हिसाब से चीज़ों को ठीक करना है। साइबर सिक्योरिटीज और बाकी जो चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग ट्रोलिंग एटसेट्रा, डीप फेक, बहुत सारा प्रॉब्लम सब बढ़ गया है। तो क्यों लाना चाहिए ये पता होना चाहिए। अब है की प्रोविजंस, ठीक है। तो की प्रोविजंस क्या है कि पहली बात कि ये जो है उभरते हुए परिदृश्य के साथ जो है उसको समन्वय में है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इम्फेसिस किस बात पे है, ऑनलाइन सेफ्टी और ट्रस्ट के ऊपर में, जो है ऑनलाइन जो सेफ्टी है वो बढ़े और ट्रस्ट बढ़े। अगर हम डेटा दे रहे हैं तो डेटा का ब्रीच नहीं होना चाहिए, हमारा जो डेटा का इंटीग्रिटी है वो नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी का ब्रीच नहीं होना चाहिए, निजता का। न्यू एज टेक्नोलॉजीज जो है ना, तो उनके लिए गाइडलाइंस इशू करने की ये करता है, जैसे एआई है, ब्लॉकचेन है, उसके लिए गाइडलाइंस इशू करता है। और अपहोल्ड्स द कंसेप्ट ऑफ ओपन इंटरनेट, मुक्त इंटरनेट, जहाँ पे सभी लोगों को इंटरनेट में बराबर अवसर प्राप्त हों और इंटरनेट के यूजेस को कर्टेल ना किया जाए, इसकी मुखालफत करता है। स्ट्रिंजेंट केवाईसी नॉर्म्स, ताकि जो घोस्ट यूजर्स हैं उनको रोका जा सके, जो फ्रॉड्स हैं उनको रोका जा सके, तो फ्रॉड्यूलेंट यूजर्स को। और रिव्यू ऑफ सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स, तो इसका रिव्यू करने की बात करता है। सेफ हार्बर प्रिंसिपल क्या है इसको आप समझिए कि मान लो कि कोई एक एंटिटी है, ठीक है, उस एंटिटी जैसे मान लो एक्स नाम का कंपनी है और ये यूएसए में बेस्ड है और उसका ज़्यादातर यूज़र बेस इंडिया का है, वो यहाँ से डेटा इंडियन का डेटा भी लेकर के जा रहा है और हमें टैक्स भी नहीं दे रहा है, और डेटा के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम उसके अगेंस्ट कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये जो सेफ हार्बर प्रिंसिपल है ना, एक बार दूसरे टेरिटरी में अगर आप है तो हम कैसे कर सकते हैं। और दूसरा सेफ हार्बर प्रिंसिपल का ये बता रहा हूँ तुमको, एस्पेक्ट ये होता है कि मान लो तुम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो तुम बोलेगा क्या कि मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर एक्स नाम का आदमी आता है और कुछ भी लिख करके जाता है तो मेरी क्या गलती। अब जैसे यहाँ पे मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे पढ़ाने के अलावा कुछ और यहाँ पे बदमाशी करूँ, कोई क्या कर सकता है। यूट्यूब के ऊपर में तो यूट्यूब तो यही बोलेगा कि भाई मैंने थोड़े ना उसको बोला, मैं तो प्लेटफॉर्म हूँ, तो मैं लीगल लाइबिलिटी से बच जाऊंगा अगर मैं यूट्यूब हूं तो। एग्जैक्टली तो ये दो एस्पेक्ट है इसका सेफ हार्बर का। इन दोनों के को ध्यान में रखते हुए उस प्रिंसिपल को थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है यहाँ, ठीक है। तो सेफ हार्बर प्रिंसिपल यही याद रखना है। एक तो बाहर जो ये चीज़ें हो रही हैं कि कंपनी बाहर की है तो भाई हमें टैक्सेस और बाकी सारी लीगल इम्यूनिटी से जो बचता है, और दूसरा इसमें लीगल इम्यूनिटी से बच जाता है कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ कोई और कर रहा है, हम तो प्लेटफॉर्म है, तो कंटेंट जो दिया उससे उसको पकड़ो, हमको क्यों पकड़ता है। लेकिन एज ए सोसाइटी और एज ए नेशन हमारी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम तो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। और एक्शन किसके अगेंस्ट ले, कोई एनोनिमस आदमी है तो वही केवाईसी स्ट्रिंजेंट करो और थोड़ा सा इस पे काम करो, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हम यहाँ पे डिजिटल इंडिया एक्ट में काम कर रहे हैं। तो यही करना है, हमको बताना है क्या किया जा रहा है। तो केवाईसी नॉर्म्स को स्ट्रिंजेंट किया है हमने, सेफ हार्बर प्रिंसिपल को स्ट्रिंजेंट किया है ताकि प्लेटफॉर्म्स अकाउंटेबल हो सकें, जवाबदेह हो सकें।
दूसरा, फ्रॉडुलेंट चीज़ों को कम करने की कोशिश की है, डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की है, और एक समग्र रूप से लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं जो करंट 21st सेंचुरी की इश्यूज, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को बेटर तरीके से हैंडल कर है। कुछ खास नहीं, आईटी एक्ट में ही एक दो प्रोविजन जोड़ दी। चैलेंजेस क्या है कि अब जैसे ही आप, अब यही बात होगी कि जैसे थोड़ा सा प्रोविजन टाइट कीजिएगा तो लोग बोलेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब हो गया, इनोवेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है कि भाई इंटरेस्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है। एक तरफ कंज्यूमर है, दूसरी तरफ क्रिएटर है, और तीसरी तरफ प्लेटफॉर्म है, और चौथी तरफ सोसाइटी है, पांचवी तरफ गवर्नमेंट है। तो 5 अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। इन पांचों के इंटरेस्ट को कैसे आप बैलेंस करेंगे, ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा। तीसरा, सेफ हार्बर प्रिंसिपल जो है, फ्रीडम ऑफ उसका रिव्यू जो अगर करने की बात करेंगे तो वही बोलेगा कि भाई तो वाक का स्वतंत्रता छीना गया मेरा। और यही सारे बात है। डिजिटल इंडिया एक्ट सक्सेस जो है, अब याद यही रखना है कि भाई ये इनफैक्ट लास्ट वाला प्रोविजन आप कंक्लूजन में भी दे सकते हो कि ये इट हिंस या इट लाइज ऑन द एडिफिस ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, कितने अच्छे तरीके से इसका पालन हो रहा है। सब्सटेंशियल रिसोर्सेज, पालन करने में पैसा संसाधन भी लगेंगे। संसाधन दो तरह के, मानव तकनीकी, और उसके बाद में पैसा वो लगेगा। ठीक है, मानो तुमने डिजिटल इंडिया एक्ट बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोला तुमने, और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई तुम काम नहीं कर रहे हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है ना इस एक्ट का। और इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको बढ़ाना होगा। ये चारों बातों के ऊपर में इसका इम्प्लीमेंटेशन लाई करता है। इस तरह के लाइन्स याद रखिएगा, कई जगह यूज हो सकते हैं कि डीआईए का सक्सेस छोड़िए, मैं बोलूँगा आत्मनिर्भर भारत का सक्सेस इसी बात पे लाई करता है, एंड देन ऑल्सो इट विल बी परफेक्टली फाइन। So there are certain lines which can be used on multiple places. Okay, ठीक है, समझ में आई बात? चलें आगे।